हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने आरटीई 2009 के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और उसमें यह टॉपिक एनसीएफ 2005 छूट गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में जल्द ही इस टॉपिक को लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, इससे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 2005 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। इसको एनसीईआरटी द्वारा यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दोस्तों तैयार किया गया है। इससे पूर्व में भी दोस्तों पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई हैं, जो कि 1975, 1988, 2000 और फिर उसके बाद 2005, यानी टोटल आपकी 4 एक तरीके से करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। तो उनमें से चौथे नंबर का जो फ्रेमवर्क है वो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जाना जाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और प्रशिक्षण या हम कह सकते हैं शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, यानी कि ये एक आपको फ्रेमवर्क प्रदान करती है। ओके दोस्तों, एक्चुअली ये राष्ट्रीय परिचर्या की जो रूपरेखा है दोस्तों, वो शिक्षा की भूमिका को सुविधादाता के रूप में मानती है और इसके अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभावों को समाप्त करने की दोस्तों इसमें बात कही गई है। तो समझ में आया कि ये एक्चुअली क्या है। ये एक्चुअली एक आपका फ्रेमवर्क है, यानी कि करिकुलम का फ्रेमवर्क है। और जो भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर जो आपके पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक हैं या जो आपकी शिक्षण की प्रथाएं हैं, उनको बनाने के लिए एक आपका फ्रेमवर्क ये प्रदान करता है। ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी द्वारा इसको बनाया गया है और ये आपका चौथा फ्रेमवर्क है। इससे पहले 1975, 1988, 2000 में भी इस तरह के फ्रेमवर्क आ चुके हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब पुरानों को डिस्कस करने का कोई भी फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे ये बनाया गया, उनके द्वारा ये पहल की गई थी। इसको ध्यान में रखेंगे आप। जो प्रोफेसर यशपाल थे, इनकी अध्यक्षता में देश में विशेषज्ञ विद्वानों और शिक्षकों को चुना गया, कमेटी बनाई गई और इसका निर्माण कराया गया। लेकिन इस निर्माण को पूर्ण किसने कराया, ये ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के द्वारा इस निर्माण को पूरा कराया गया। उस समय के तत्कालीन निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, तो उनके नेतृत्व में इसको पूरा किया गया। ये आपके टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर बात आएगी कि भाई कौन सी कमेटी बैठी थी, तो आप ध्यान में रखेंगे प्रोफेसर यशपाल की जो कमेटी थी वो बैठी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल की गई थी, एनसीईआरटी द्वारा इसको पूरा कराया गया और उस समय के जो निदेशक थे वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इनका आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में आए हैं, मैंने दोबारा से उन्हीं को ही शामिल करने का इसमें प्रयास किया। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के शीर्षक से 2005 में प्रकाशित किया हुआ। अगर हम इसको मोर देखें प्रिसाइसली तो 7 सितंबर 2005 को CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, में चर्चा और इसको पारित किया गया, ठीक है ना। तो इस पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के संग
अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि इसमें शुरू से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई है। इसको आपने ध्यान में रखना है, यानी अंग्रेजी को इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया है। क्यों दिया है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि तर्क ये है इनका कि जो अंग्रेजी है वो भारत के प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ठीक है, भारत में इसका प्रयोग सरकार, उद्योग एवं व्यापार सभी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसे सीखे बिना लोग प्रबुद्ध, संपन्न एवं उच्च संस्कृति के लोग नहीं बन सकते हैं, ये इनका मानना है। एनसीएफ का तर्क ये था। और इसके अलावा अगर आपको अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो उसके लिए भी अंग्रेजी आनी चाहिए। ये अंग्रेजी के हम कह सकते हैं वकालत की इन्होंने, अंग्रेजी के संबंध में इन्होंने ये तर्क दिए, इसलिए कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई है। ठीक है ना। तो भाई आपको जितने भी भारत में प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग की भाषा है वो अंग्रेजी है। सरकार इसका प्रयोग करती है, उद्योग और व्यापार में भी सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। और आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पानी है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो एनसीएफ फ्रेमवर्क है उसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक कब, क्या, क्यों, कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसका पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ये इसका पॉइंट है। ठीक है ना। तो इसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया 7 सितंबर 2005 को सीएबी में इसको चर्चा की गई और पारित किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है कि ज्ञान है आपका वो आपका सैद्धांतिक ना हो, व्यवहारिक भी बनाना है। बहुत सिंपल। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना है। रटना नहीं है, उसको आत्मसात करना है, समझना है। ठीक है, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करे कि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन के रह जाए। ये तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं भाई, करिकुलम इस तरीके से हो कि बालकों का वो चहुमुखी विकास करे। ठीक है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। एक ऐसा अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो ये इसके आपके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इसके अलावा इसको 5 भागों में बांटकर भी वर्णित किया गया है। हालांकि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो 5 भाग हैं इसको आप ध्यान में रख लीजिए। पहला आता है परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव, सीखना और ज्ञान यानी कि लर्निंग एंड नॉलेज। इसके बाद आता है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल के चरणों और मूल्यांकन। इट सिंपली मीन्स दैट करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट्स एंड विद्यालय व कक्षा का वातावरण, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट और व्यवस्थागत सुधार यानी सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। ये इसके आपके 5 भाग हैं। कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि 5 भाग में से कौन सा भाग इनमें नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के कितने भाग हैं। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 4, 5, 7, 8। तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए इन्होंने कैसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कोई बात नहीं, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक इन्होंने कौन कौन से विषय दिए हैं। मातृभाषा, जो कि इन्होंने क्षेत्रीय भाषा को भी इसमें इंक्लूड किया है। अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात कही है। कला एवं शिल्प, शारीरिक विकास और कार्यानुभव के बारे में इन्होंने बात की। यानी 1 से लेकर 5 तक ये विषय आपके पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा देखिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात करें तो इन्होंने बात करी है मातृभाषा की। फिर से दोस्तों वो है क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर इसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा की बात करी गई है। फिर कला शिक्षा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका सामाजिक अध्ययन। देखिए आप इसको खुद भी, क्योंकि आप खुद भी पढ़ के आए हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर लोग हम में से सीबीएसई पैटर्न वाले यानी कि आपके जो हिंदी मीडियम से हम निकल कर आए हैं।
ठीक है ना, CBSE, हम लोग तो उत्तराखंड बोर्ड वाले हैं दोस्तों। तो वहाँ पर आपको पता है भाई जो सामाजिक अध्ययन है वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, उसके अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र आता है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आती है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इसकी शिक्षा आपको दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद कक्षा 9th से लेके 10th तक का क्या क्या बोला गया है, इसमें आएगी आपका सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये तो आता ही है, आपको पता ही है। मातृभाषा अगेन क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत, उर्दू और अन्य, ठीक है ना, और इसके अलावा अंग्रेजी। तो देखा जाए तो 3 भाषाओं का यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, आपको याद होगा कि आपके 9 से लेके 10 तक के क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो उसमें आप देख लीजिए और 2-4 सब्जेक्ट आप इधर उधर जोड़ लीजिए। अगर आप आर्ट साइड वाले हैं तो साइंस वालों के जोड़ दो, अगर आप साइंस वाले हैं तो आप आर्ट वालों के कुछ सब्जेक्ट जोड़ लो, तो ठीक है ना। कला शिक्षा, शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन, ठीक, और कार्य शिक्षा, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं 11-12 का। तो 11-12 में फिर से आपकी मातृभाषा यानी लैंग्वेज आ गई, फिर इसके बाद इसमें क्या आएगी, अंग्रेजी आएगी, ठीक, और फिर गणित, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसके बाद आता है व्यापार अध्ययन, ठीक है, अकाउंटेंसी, कला शिक्षा, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, और इसके अलावा आपके मनोविज्ञान और अन्य ऐच्छिक विषय, दोस्तों ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों विभिन्न स्तर पे जितने भी आपके प्रस्तावित शिक्षण विषय हैं इनको कैसे पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए, इसके संदर्भ में एनसीईएफ के अपने अपने तर्क हैं जो कि इस प्रकार हैं। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्यों भाषा पढ़ाई जाए, क्यों गणित पढ़ाई जाए, क्यों विज्ञान पढ़ाया जाए, इसके बारे में जो एनसीईएफ के तर्क हैं। हालांकि मैंने सिर्फ उनकी हेडिंग लिखी है, मैं आपको उनको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आती है लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा क्यों सीखनी चाहिए? देखिए दोस्तों, एनसीईएफ का इसमें तर्क है कि हमारा भारतीय समाज बहुभाषी विशेषता को लिए हुए है, तो इसलिए जो छात्र छात्राएं हैं उनको अधिक से अधिक भाषाओं की ज्ञान की आवश्यकता है, यानी कि उनको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए जो एनसीईएफ है उसने 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना। तो भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये सभी भाषा कौशल में आता है। तो इन सभी का निर्माण या इन सभी में बालक के ज्ञान के निर्माण को प्राथमिक कक्षा से ही दिया जाना इन्होंने आवश्यक माना, यानी प्राथमिक कक्षा से ही हमें उनके भाषा कौशल पे विकास करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो संप्रेषण है वो इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण कितना अच्छा है, जितना अच्छा संप्रेषण होगा तो उनका भाषा में विकास उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, इसके लिए चाहिए पाठ्य पुस्तक। आप भाषा को कैसे सीखते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ के, पुस्तकालय अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जब आप बोलते हैं तब ज़्यादा सीखते हैं, तो एक से ज़्यादा अधिक भाषा की अगर वहाँ पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है ना, तो उससे भी क्या होगा कि आपको डेफिनेटली अदर लैंग्वेजेस के बारे में पता लगेगा। इसके अलावा जैसे कुछ जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इनसे भी, या रेडियो है, इसकी भी मदद ले सकते हैं। जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है इनसे भी भाषाओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है गणित। अब गणित क्यों पढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अगर छात्र छात्राओं में आपको अमूर्त चिंतन को विकसित करना है, समझ रहे हैं ना, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन को विकसित करने के लिए और इसके अलावा उनके अंदर तार्किक क्षमता यानी सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए गणित की क्षमताओं का विकास करना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको अगर अमूर्त चिंतन करना है, तार्किक लॉजिकल थिंकिंग अपनानी है और किसी भी समस्याओं को अगर आपने तार्किक रूप से हल करना है, तो उसकी योग्यता के विकास के लिए गणित शिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं ना, जैसे पीसीएस है या आप आईएएस बनना चाहते हो तो उसमें सी सेट क्यों जोड़ा गया, सी सेट इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि ये माना जाता है कि जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी है या जिसको मैथमेटिक्स की एबिलिटी है तो उसके अंदर तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो समस्याओं में
जैसे अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं में उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो अगर आप एक अफसर बनना चाहते हैं या आप एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए, आप प्रशासन चला रहे हैं तो प्रशासन में आपको समस्याओं के समय पे निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। आपके अंदर लॉजिकल जो आपकी एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए सी सेट के पेपर को अनिवार्य बनाया गया है, ठीक है ना। तो सेट का पेपर इसीलिए लिया जाता है आपकी जो जितनी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी इनका यही लॉजिक है कि गणित को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्रों में आपका अमूर्त चिंतन को विकसित किया जा सके, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता को विकसित किया जा सके, ठीक है ना, यानी उनके तार्किक ज्ञान को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए भाई, आप डेफिनेटली क्या करिए कि बच्चों को गणना करना है या अगर सपोज करो आपने कोई भी चीज़ सिखानी है तो पहले आप मूर्त रूप को दिखाएं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। मूर्त सब वस्तुओं से आप उसको अमूर्त ज्ञान देने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और इसके अलावा मॉडल का प्रयोग कीजिए, जैसे जितनी भी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं बच्चों के सामने अगर आप एज इट इज़ प्रेजेंट करेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ भाई ये ट्राइंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये आपका सिलेंडर होता है या आपका ये पिरामिड होता है। तो इस तरीके से उनको पता लगेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें गणितीय ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, तो उससे क्या उनका सहसंबंध है ये भी उनको बताना चाहिए, ठीक है ना। और उसका व्यवहारिक रूप में हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं वो भी उनको बताना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे बच्चों में एक तरीके से तर्क की क्षमता और अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा आता है विज्ञान। अब साइंस क्यों पढ़ानी चाहिए, देखिए साइंस क्या है। साइंस में जो छात्र छात्राएं हैं वो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ती है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण कर पाते हैं, वो निष्कर्ष निकाल पाते हैं, ठीक है ना। और निष्कर्ष का परीक्षण भी कर सकते हैं और एक तरीके से सिद्धांतों का निर्माण करना भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं, अगर वो क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं, जब सिस्टमैटिक अप्रोच से वो काम करते हैं तो उनमें अनुशासन का भी विकास होता है, ठीक है ना। और जब विज्ञान का जब बच्चे अध्ययन करते हैं तो दोस्तों इससे माना जाता है कि गरीबी, अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी अंधविश्वास प्रचलित हैं। तो जब साइंस है तो साइंस ही तो अंधविश्वासों को दूर करता है ना, क्योंकि साइंस उनकी व्याख्या कर देता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो अगर बच्चे साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके अंदर डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस आएगा, अनुशासन की भावना आएगी, अंधविश्वास दूर हो गया, अज्ञानता दूर होगी और कहीं ना कहीं पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी दूर होगी। तो कक्षा 10 तक इसीलिए इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। इसी तरह से जो गणित है उसको भी कक्षा 10 में अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है कि भाई मैथ्स और साइंस तो कक्षा 10 तक पढ़नी है, ओके। इसके बाद आता है सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन जैसे कि सोशल स्टडी, देखिए छात्र छात्राओं को समाज की वास्तविकता से परिचित कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसलिए उनको सामाजिक अध्ययन का ज्ञान देना जरूरी है, ठीक है। तो जब आप सामाजिक अध्ययन करवाते हैं तो उस समय पे ऐसी विधियों का चयन करिए जिससे उनकी सृजनात्मकता बढ़े, ठीक है, विवेचनात्मकता बढ़े, ठीक है ना, और वो चीज़ों को समझें, ठीक है ना, उनके एक तरीके से उनका वो जैसे कहते हैं ना कि भाई उनका मूल्यांकन करना सीखे, ठीक है ना। कोई चीज़ कितनी सुंदर है उसके बारे में वो समझ सके, ठीक है ना, यानी कि उसकी सौंदर्य परखता को भी परख सके, ठीक। तो इसीलिए जैसे अगर भूगोल है, भूगोल का जब शिक्षण कराया जाता है तो उसमें जो आपकी चट्टान है, पत्थर हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए।
तो बच्चे उसको उसकी सौंदर्यता को परख पाते हैं कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले यहाँ पर क्या चीज़ रही होगी। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है, विवेचनात्मक क्षमता होती है, ठीक है ना, और वो चीज़ का जो सौंदर्य है उसके बारे में भी वो परख पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमें इतिहास में ही काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगता है। जैसे अगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब आप उनको बता रहे हैं तो जो वहाँ से खुदाई में मिले हुए जितने भी आपके जो अवशेष मिले हैं तो वहाँ से उनको उनके सौंदर्य के बारे में भी एक तरीके से मतलब उसके परखने की भी क्षमता उनकी आनी चाहिए, ठीक है ना, और उनके बारे में विवेचन करने की क्षमता को भी उनके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जैसे सामाजिक अध्ययन है उसमें भी पूर्व ज्ञान और वर्तमान के ज्ञान को संबंधित भी किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। खासकर जो आपका सामाजिक अध्ययन है वहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्यूटर पे। देखिए आधुनिक समय पे तो भाई कंप्यूटर की कितनी भूमिका है तो उसके महत्व को देखते हुए तो इसका अध्ययन तो छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ओके, इसके बाद आती है कार्य शिक्षा यानी कि वर्क एजुकेशन। देखिए चाहे प्रौढ़ हो चाहे बालक, उनका समाजीकरण एक ही प्रकार से होता है जब वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं और कार्य करने के दौरान आपसी सहयोग करते हैं। जब वो आपस में सहयोग करते हैं तो क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो इसीलिए जो शिक्षा है कार्य के द्वारा यानी कि वर्क एजुकेशन छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए। इससे उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है और उनके अंदर समाजीकरण का गुण उत्पन्न होता है, वो सामाजिक प्राणी बन पाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्य शिक्षा दी जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा उनकी आर्थिक उन्नति भी होती है क्योंकि कार्य अगर वो कोई सीखते हैं तो डेफिनेटली उस कार्य का वो कहीं ना कहीं यूज़ करके आपके कुछ ना कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, ये आगे जाके मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आती है शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन। समाज में शांति स्थापित करने के लिए भी आपके शिक्षा को हम कह सकते हैं कि पीस एजुकेशन दिया जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है छात्र छात्राओं को, ठीक है ना। तो शांति शिक्षा दी जानी आवश्यक है, ठीक है। अब क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई छात्र छात्राओं में देखिए शांति के प्रति हम कह सकते हैं अनुराग पैदा हो, ठीक, न्यायप्रियता आए उनमें, आपसी समझ बढ़े, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो, ठीक है ना। तो इसीलिए शांति शिक्षा दिया जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, महापुरुषों की जीवनी कहानी आदि का बता सकते हैं, उनके बारे में परिचर्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको भी शांति एजुकेशन प्रदान की जा सकती है, शांति शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आती है आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा, ठीक है। ठीक, अब देखिए भाई जो छात्र छात्राएं हैं या हम कहेंगे कि आपके जो बालक बच्चे हैं उनमें कलात्मक क्षमता के विकास के लिए, ठीक, और हम कह सकते हैं कलात्मक क्षमता का विकास उनमें कब आएगा, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक और सौंदर्यात्मक जागरूकता उत्पन्न करने के कारण, है ना। तो जब आप उनको प्रकृति और कह सकते हैं कि आपका सांस्कृतिक और या हम कह सकते हैं सौंदर्यात्मक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उनको कला शिक्षण की आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है। देखिए दोस्तों, एक कलाकार है वो ही प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकता है, वो प्रकृति की सुंदरता को समझ सकता है ना। उसके अंदर आप सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक जागरूकता को आसानी से देख सकते हैं। कोई भी कलाकार होगा वो किसी भी समाज की संस्कृति को किस तरीके से अपनी कला में ढाल देता है ये आप देखते हैं ना। तो एक कलाकार है तो उसके अंदर क्या होती है कि किसी भी वस्तु की वो सौंदर्यात्मक जागरूकता उसके अंतर्गत होती है। वो जानता है कि वस्तु कितनी सुंदर है, वो किस तरीके से बनी हुई है, तो उसके एक एक पार्ट की वो नक्काशी जानता है। तो इसलिए आर्ट एजुकेशन दी जानी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। देखिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन, ठीक है। तो बालक का जो शारीरिक विकास है उसको देखा जाए तो जैविक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बालक का सर्वांगीण विकास करना है
तो उसके लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो इसके लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये हैं सारे एनसीईएफ के मत इन सब्जेक्ट्स को लेकर, इसलिए इन सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जानी आवश्यक है। मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो सभी ये मतलब मैंने क्यों इसकी सिर्फ हेडिंग लिखी है, ये सभी जो चीज़ें हैं आप स्वयं से भी हम कह सकते हैं विश्लेषण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर इन्होंने रखा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपका जो NCF 2005 है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।